तो पेट्रोलियम का मैंने ये बताया कि crude oil is heated until vaporized and fed into the fractionating column. Fractions are separated on the basis of difference in boiling points. Heavier fractions are condensed at the bottom of the fractionating column and lighter fractions are condensed at the top of the fractionating column. So different fractions are condensed at different heights of the fractionating column. That's it. इतना लिख दोगे काफी है 3 मार्क्स के लिए. डायग्राम भी देख लेना. अरे जी अभी सिंक्रोनाइजेशन पे जाना था इसको. अभी जो मैंने कल आपको मॉक भेजा था, मॉक 2 हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसमें प्रॉब्लम फेस हुई है. मुझे जरा कोई मॉक 2 ईमेल कर सकते हो? मेरे मोबाइल ना असल में सिंक्रोनाइजेशन पे चला गया. मॉक 2 अगर कोई मुझे ईमेल कर दो प्लीज. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ईमेल फ्लड ना करो और चैट फ्लड ना करो प्लीज. रामेश. अरे ईमेल कर दो, व्हाट्सएप नहीं करो. व्हाट्सएप पे तो मेरे पास भी है, ईमेल पे नहीं आ रहा है. मुदस्सिर एक वॉइस नोट भेजा है ना सुबह, वो सुन लेना. आ गया, थैंक यू. याकूब आ गया है. और रिलैक्स रहो. ये ना थोड़ा सा पैनिक ना करो, तुम लोग बहुत पैनिक कर रहे हो. रिलैक्स रहो प्लीज. ठीक है, टेंशन नहीं है. रिलैक्स होके पढ़ो. जितना भी तैयारी तुम्हारी हो रही है, बस आ गया है भाई, आ गया है. मैं कर रहा हूँ आप लोग. ठीक है, पैनिक नहीं करो. जितना घबराओगे उतना तुम्हारा एफिशिएंसी कम हो जाएगी पढ़ने की. बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो. अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है, तुम्हें लगता है कि टाइम खत्म हो गया और नहीं भी हो पाता टॉपिक, कोई मसला नहीं है. लेकिन जितना पढ़ लो वो उतना अच्छे से पढ़ो, वरना जो पढ़ा है वो भी बर्बाद हो जाएगा. देखो मुस्तफा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स गूगल क्लासरूम पे देख सकते हो. अब पता नहीं आप कौन से ग्रुप पे एडेड हो. मैंने आप लोगों को 2 ग्रुप के लिंक भेजे हैं. एक तो फुल हो गया, जो दूसरा ग्रुप है तो उसको ज्वाइन करो. मैं दोबारा भेज दूंगा. किसी दोस्त को कह दो. मैं तो गूगल क्लासरूम का लिंक है, वहां से देख सकते हो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख सकते हो. इसके अलावा आपका एएलडी की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख सकते हो. यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लो प्लेलिस्ट, तो तुम्हें वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी. फिर भी नहीं मिल रहा तो ये मेरा नंबर जगह जगह लिखा हुआ होगा, उस नंबर व्हाट्सएप कर दो तो मैं तुम्हें वहां से बता देता हूँ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर वाला.
बिल्कुल, यूजेस ऑफ सल्फर एंड अमोनिया ये भी जरूरी है, याद करना है। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। देखो, एक मार्क के लिए आ सकता है तो एक बार पढ़ लो। ओपन एंडेड पूछता है कि कोई भी यूज लिख दो, तो एक मार्क क्यों जाया करते हो अपना, पढ़ लो उसको। ये सारे यूजेस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक तो यूज याद कर लो। आप पढ़ भी लोगे ना तो आपके जहन में रह जाएगा। अगर आज पढ़ लोगे तो परसों तक जहन में रह जाता है, कोई ना कोई यूज आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से लिख दोगे। चलो, मॉक 1 का क्वेश्चन 10 हम बाद में करते हैं, फिलहाल मॉक 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है जर्मेनियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, सम ऑफ इट्स केमिस्ट्री रिजेंबल्स टू दैट ऑफ कार्बन। ऑब्वियसली ग्रुप 4 में है, तो कार्बन को रिजेंबल करेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ जर्मेनियम हैज इन इट्स आउटर शेल। अब ग्रुप 4 का है तो इसका आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जर्मेनियम फॉर्म्स अ रेंज ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड विद हाइड्रोजन, these compound resemble the alkane। सैचुरेटेड है मतलब जैसे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, इसी तरह जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन्स की तरह है, तो प्रिडिक्ट द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कार्बन की जगह वो कह रहा है कि जर्मेनियम ले आओ, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, कार्बन की जगह बस जर्मेनियम आ जाएगा। फिर कह रहा है जर्मनो इथेन हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू इथेन, ड्रॉ द फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ जर्मनो इथेन। तो भाई इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना आता है ना, इथेन C2H6 होता है, तो आपने बस कार्बन की जगह जर्मेनियम रखना है, कार्बन की जगह बस आप क्या करो, जर्मेनियम लिख दो, हो गया। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम जर्मेनाइट टू फॉर्म जर्मोनोइथेन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो, अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको ब्रेक करो क्वेश्चन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है ना HCl विद मैग्नीशियम जर्मेनाइट। मैग्नीशियम जर्मेनाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है ना, अब नाम अगर तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा है तो कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला लिखो बस। टू फॉर्म जर्मेनोइथेन, फॉर्मूला लिखो, छोड़ दो नाम को। GeH4 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, सब तो उसने बता दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, MgCl2 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है और क्लोरीन ग्रुप 7 का है, तो -1 होता है, तो MgCl2 होता है। अब इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है बस, ठीक है। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो राइट हैंड साइड पे 2 करने के लिए आप MgCl2 के साथ 2 लगा दोगे। क्लोरीन जो है वो राइट हैंड साइड पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 करने के लिए HCl के साथ 4 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी। आवाज किसी को नहीं आ रही है? सब किस किस को आवाज नहीं आ रही है भाई? एयर, ये एयर नहीं कर रहे, जो कल मैंने मॉक 2 भेजा है ना आपको, मॉक 2 कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि जर्मेनियम 4 ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो कि आपकी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। ऑक्साइड that reacts with both acid and base. An aqueous solution of germanium 2 chloride reduces iron 3 ions to iron 2 positive ions. Describe a test for iron 2 ions and give the result. Iron 2 ions का टेस्ट तुम्हें पता है, राइट? कि हम क्या करते हैं, एक्वा सोडियम। अच्छा, मैंने ना एक फाइल भेजी है, उस फाइल में टेस्ट फॉर आइंस भी हैं और डिफरेंट कलर्स भी हैं, जो तुम लोग कह रहे थे ना, वो मैंने सब बना के लिख कर भेज दिया है। उस फाइल को जरा खोल के देख लेना, पढ़ लेना उसको। उसके अंदर देखो, आयरन हमारे पास ना, अब प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा ना, कुछ 2022 का जो सिलेबस है ना, उसमें जो टेस्ट फॉर आइंस का जो दिए हुए ना, टेस्ट फॉर आइंस, हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन 2023 का एक नया सिलेबस आया है, जो उसमें आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, उसमें ना दो उसने आइंस एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, एक सल्फाइड आइन एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, एक ब्रोमाइड आइन एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, इनके भी टेस्ट इंक्लूड किए। अब ये असूलन टेक्निकली, क्योंकि 2023 का सिलेबस है, आप 2022 में अपेयर हो रहे हो, तो असूलन तो ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार उनको देख लेना, पता नहीं क्योंकि कुछ टीचर फ्रेटर्निटी में डाउट है कि भाई ये कहीं दे ना दे,
तो देख लेना, 2 टेस्ट फॉर आइंस है वो मैंने डाल दी है उस फाइल में। और दूसरी बात, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो है ना वो टेस्ट भी डाला हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी मैंने लिखा हुआ है उसमें। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में हमने बताया, पहले भी बात हुई है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसको टेस्ट करने के लिए हम इसमें KMnO4 डालते हैं, और KMnO4 को वो पर्पल टू कलरलेस कर देता है। अगर KMnO4 का कलर चेंज हो रहा है मतलब KMnO4 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस्ड हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड इसको रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये याद रखना, ये तो असल में पूछ भी चुका है पहले। फाइल अभी मैंने भेजी है, डिफरेंट टेस्ट और कलर्स के नाम से कुछ फाइल मैंने भेजी है, नाम देख लो, मुझे भी याद नहीं आ रहा। आई थिंक इंपॉर्टेंट कलर्स एंड टेस्ट लिखा हुआ है फाइल में, अभी अभी ग्रुप पे भेजी है मैंने। अच्छा, अब हमारे पास जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है उसमें उसने पूछा है कि डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर आयरन 2 आइंस एंड गिव द रिजल्ट। तो आयरन 2 आइंस का टेस्ट क्या है कि हम उसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, या एक्वस अमोनिया डालते हैं। तो आपने इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लिखना है। आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी लिख सकते हो और एक्वस अमोनिया का भी लिख सकते हो। तो आयरन 2 पॉजिटिव आइन ना ग्रीन पीपीटी देता है, और पीपीटी स्टे इनसॉल्युबल इन एक्सेस। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, देखो जो हमारा एसिड एंड बेसिस का हैंड आउट है, ये वाला टेबल। आयरन 2 पॉजिटिव आइन का कलर जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो वो ग्रीन पीपीटी देता है इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो चाहो तो आप ये वाला टेस्ट लिख दो। अब उसने ये तो नहीं बोला ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही लिखना है, चाहो तो आप अमोनिया वाला टेस्ट लिख दो, ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप टेस्ट, जब तक उसने बोला हुआ नहीं है कि हमने रीजेंट क्या यूज किया। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो और अमोनिया वाला भी लिख सकते हो। एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिजल्ट क्या है, ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट टेबल का पार्ट दिया हुआ है हमारे पास। कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ओनली द एलिमेंट शोन इन द प्रोडक्ट टेबल, ईच एलिमेंट कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। राइट सिंबल फॉर एन एलिमेंट व्हिच इज इन ग्रुप 5 एंड पीरियड 3। देखो पीरियड, पहला पीरियड जो होता है ना हमारे पास वो हाइड्रोजन और हीलियम वाला होता है। दूसरा पीरियड हमारे पास ये होता है अपना लिथियम वाला, बोरॉन नाइट्रोजन कार्बन जिसमें आता है। वो प्रोडक्ट टेबल आपके पास गिवन होगा। तो पीरियड 3 ये वाला है हमारे पास, और ग्रुप 3 बोरॉन एल्यूमिनियम वाला है। ग्रुप 4, ग्रुप 5, तो पीरियड 3 और ग्रुप 5 में जो एलिमेंट आ रहा है वो फास्फोरस आ रहा है। तो आपने इसका यहाँ पे सिंबल लिखना है बस। पीरियड क्या, पीरियड नंबर ऑफ शेल्स शो करता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, और ग्रुप नंबर शो करता है नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एन एलिमेंट विच इज यूज्ड एज अ गैस इन बैलून्स। तो ये हमने प्रोडक्ट टेबल में पढ़ा है। प्रोडक्ट टेबल के हैंडआउट में कल भी बात हो रही थी कि ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, इनके यूजेस याद रखना। अब अगर हीलियम का यूज याद होगा तो हीलियम जो होती है वो आपके हीलियम बैलून जो होते हैं ना उसमें यूज होती है। नियॉन जो होती है वो लाइट्स में, फ्लैश लाइट्स में, नियॉन लाइट्स में यूज होती है, चमकने वाली जो लाइट्स होती है ना। और आर्गन जो होती है वो आर्गन बल्ब में यूज होती है, इनर्ट गैस होती है ना, इस वजह से। तो इनके चारों के, तीनों के यूजेस याद रखना, लिखे हुए हैं उसमें। तो यूज याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि गैस बैलून्स में हीलियम यूज होती है। An element which forms ions in aqueous solution which give a white precipitate on reaction with aqueous silver nitrate। तो देखो भाई, सिल्वर के साथ जो है ना मैंने प्रेसिपिटेट के कलर्स भी लिखे हुए हैं उस फाइल में, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर और सिल्वर आयोडाइड का कलर, ये 3 कलर्स याद रखना। इनके, इन प्रेसिपिटेट के अलावा जितने भी प्रेसिपिटेट हमारे सिलेबस में है ना वो सारे के सारे व्हाइट है। ऑल अदर प्रेसिपिटेट आर व्हाइट इन कलर, ऑल अदर्स। लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड है वो येलो पीपीटी बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो क्रीम पीपीटी बनाता है, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट पीपीटी बनाता है। सही है। तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी अगर किसी चीज का बन रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये टेस्ट फॉर आइंस में होता है, मतलब वो क्लोराइड के साथ बनेगा, क्लोरीन के साथ। एन एलिमेंट
क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है ना प्रोडक्ट टेबल में। एन एलिमेंट विच फॉर्म्स एन आयन ऑफ X3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? ग्रुप 5 के एलिमेंट्स पे, जैसे नाइट्राइड आयन होता है, फॉस्फाइड आयन होता है, और जितने भी ग्रुप 5 के एलिमेंट्स है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटिन, तुम कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन लिख दो, सही है। An element which is a catalyst for hydrogenation of alkenes. हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन मार्जरीन मेकिंग वाला जो रिएक्शन है जिसमें एल्कीन का डबल बॉन्ड खत्म करते हो, उसमें जो हम रीजेंट यूज करते हैं वो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं मार्जरीन मेकिंग के लिए? निकेल। तो निकेल भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में, जो लिखा हुआ है ना सामने प्रोडक्ट टेबल में, वो यूज करना है। नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड क्रीम पीपीटी होता है, ब्राउन नहीं होता। आगे कह रहा है टू एलिमेंट विच कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड विच कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन बनाता है। तो सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो दोनों लिखने हैं ना, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी। चले आगे। कार्बन नहीं, कार्बन जो है वो एसिड रेन नहीं, कार्बन की दो ऑक्साइड बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वो न्यूट्रल होती है, वो एसिडिक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो पानी में बेसिकली डिसॉल्व होती नहीं है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इतना इजीली, सही है। तो कार्बन को हम नहीं लेते हैं एज अ नॉन मतलब एसिडिक ऑक्साइड, मतलब होती है एसिडिक ऑक्साइड है वो, एल्केली के साथ रिएक्ट करती है लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है बट स्टिल। कार्बोनेट तो ऑक्साइड नहीं है ना, एसिड रेन कार्बोनेट थोड़ी हवा में उड़ता हुआ जाएगा और वो एसिड रेन कराएगा। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड बॉक्साइट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम काफी टाइम से मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है। डिस्क्राइब हाउ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट एंड कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट बोथ द एनोड एंड द कैथोड। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है ना वो मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा है कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, जो एल्यूमिनियम ओर होती है उसका नाम होता है बॉक्साइट ओर, दिस इज नोन एज बॉक्साइट ओर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। तो हम करते क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इस तरह का इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, और वो इसके जो सेल की इनर लाइनिंग जो होती है ना वो कैथोड बनी हुई होती है, मतलब उसको ना ग्रेफाइट कोट हुआ हुआ होता है और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ होता है, इसलिए उस पर जो है ना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज कैथोड। इसके अंदर जो है ना हम ऑक्साइड और डालते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालते हैं, और एक इम्प्योरिटी डालते हैं, उस इम्प्योरिटी का नाम होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6। बेसिकली क्रायोलाइट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है, क्योंकि जब मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो मुझे मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है। तो इन ऑर्डर टू मेल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है 1400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। लेकिन जब हम क्रायोलाइट इसमें मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब कम मेल्टिंग पॉइंट है मतलब कम हीट करना पड़ेगा, कम हीट करना पड़ेगा मतलब कम फ्यूल यूज होगी, कम खर्चा आएगा। क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्रायोलाइट का नाम याद रखना और इसका यूज याद रखना कि इट इज यूज्ड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सही है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट हो जाता है तो उसमें एल्यूमिनियम आयन होते हैं, Al3 पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड आयन होता है। एक्वस तो नहीं है, ये पानी में तो नहीं डाला हुआ है, तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन नहीं होते। अच्छा, इसमें जो हम एनोड डालते हैं वो सेगमेंट्स में डालते हैं इस तरह से। एनोड क्या है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो कैथोड पे एक इक्वेशन बन रही होती है और एनोड पे एक इक्वेशन बन रही होती है। इसकी जो कैथोड की इक्वेशन होगी, कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो एल्यूमिनियम आयन है वो भागता हुआ जाएगा,
और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम मेटल बना लेगा। अभी जो एल्यूमिनियम मेटल बना है ये मोल्टेन फॉर्म में बनता है और यहाँ पे ऐसे नीचे आके जमा हो जाता है और इसको फिर हम मोल्टेन एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे टैप होता है, उसको कभी भी ओपन करेंगे और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल हमें बन जाता है। वही तो मुझे चाहिए था, मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करवाना था टू मेक एल्यूमिनियम इन मोल्टेन फॉर्म। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही करवाना पड़ता है। अब्दुल्ला बस 950 तक याद, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी रेंज होती है पूरी, तो आप 980 भी लिख दोगे तो सही है, लेकिन वो पूछता नहीं है। क्रायोलाइट का पर्पस ये है कि इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है इसलिए 3 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव नहीं हो सकता हुसैन। अच्छा अब देखो होगा क्या, एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे जाहिर है एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव आयन हमारे पास कौन सा है, ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में O2 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्साइड आयन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 2 4, तो टोटल 4, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 ऑक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे टोटल। नहीं, क्रायोलाइट का कोई आयन नहीं जाता है, जरूरी है कि एल्यूमिनियम ही जाएगा। क्रायोलाइट इटसेल्फ जो है वो आयनाइज नहीं हो रहा होता है, मेल्ट नहीं होता है वो। बस आपने ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये याद कर लो, अभी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है इसमें। तो दैट्स हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने लिखा है ये हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, तो ये मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। इसमें क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट are added to electrolytic cell, heated and molten। चाहो तो लिख दो क्रायोलाइट is used to decrease melting point of aluminium oxide to, चाहो तो लिख दो टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सही है। एल्यूमिनियम आयन मूव टुवर्ड्स ग्रेफाइट कैथोड और इक्वेशन क्या होगी इसकी, Al3 पॉजिटिव आयन gain 3 mole of electron to form aluminium, whereas oxide ions move towards anode। वहां पे क्या इक्वेशन होगी, O2 नेगेटिव आयन। अभी याद कर लो अगर तुम्हें इक्वेशन समझ नहीं आ रही है तो, ऑक्सीजन गैस बना लेगा वो, सही है। यहाँ तक तुम्हारे पास पॉइंट्स बहुत हैं। अच्छा इसमें ना एक मसला ये हो रहा होता है कि एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस बनती है ना, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, तो जो ऑक्सीजन गैस बनेगी, और ये जो ग्रेफाइट एनोड है हमारे पास ये कार्बन की बनी हुई है, तो ये ग्रेफाइट एनोड ऑक्सीजन के साथ ना बर्न होना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देती है। तो एनोड जो है ना ग्रेफाइट एनोड जल के खत्म हो जाती है, तो हमें बार बार वो दोबारा डालनी पड़ती है, इसलिए इसके मैंने बहुत सारे सेगमेंट डाले हुए हैं पहले ही।
ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि मोल्टेन एल्यूमिनियम metal is collected from bottom and graphite anode is replaced as it burns with oxygen। चाहो तो इक्वेशन भी लिख दो बर्निंग की। कार्बन होता है ग्रेफाइट में, जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। मैंने 2 पॉजिटिव लिख दिया एल्यूमिनियम के साथ, तो सही कर ले यार, गलती हो गई भाई। 3 लिखा हुआ है वो, ठीक है, यहाँ भी 3 है। चलें आगे। Which property of aluminium make it useful for making aircraft? देखो एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम मेटल इसलिए यूज करते हैं कि वो ना लाइटर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, उड़ना होता है ना एयरक्राफ्ट। आयरन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो भारी होता है आयरन, स्टील। और इलेक्ट्रिक केबल्स में क्यों यूज करेंगे? बिजली पास करानी है था, तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है इस वजह से। फिर कह रहे हैं एल्यूमिनियम इज हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर टू सल्फेट। तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर टू सल्फेट। एल्यूमिनियम 2 के ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसको असूलन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस कर देना चाहिए था, कॉपर को रिड्यूस करके खुद उसकी जगह पे आ जाना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा नहीं करेगा। उसका रीजन ये नहीं कि वो लेस रिएक्टिव है, वो तो ज्यादा रिएक्टिव है, खुद ही बता रहा है। उसका रीजन क्या है? उसकी ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम को जो प्रिवेंट करता है रिएक्शन से, वो उसकी ऑक्साइड लेयर होती है, जो कि नॉन पोरस होती है, मतलब इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट ड्यू टू नॉन पोरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर on aluminium metal which prevents reaction। इसी वजह से एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, क्रोड नहीं करता, और वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। मेकिंग एयरक्राफ्ट के लिए लो वेट लिख सकते हो। देखो वेट जो है ना, वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आप कितना मेटल यूज कर रहे हो ना, वॉल्यूम क्या है उसका। तो बेस्ट ये है कि आप डेंसिटी लिखो। एग्जामिनर भी डेंसिटी ही लिख रहा होता है, तो डेंसिटी लिखो। लेकिन अल्टीमेटली वेट ही कम बन रहा है ना एयरक्राफ्ट का एल्यूमिनियम यूज करने से, बट स्टिल हम डेंसिटी लिखते हैं। अच्छा आगे कह रहे हैं व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड आर एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड एक्वस कॉपर टू सल्फेट अ विगरस रिएक्शन अकर्स। क्या डाला है इसने? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड एक्वस कॉपर टू सल्फेट। अच्छा, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम सल्फेट बना, कॉपर बना। What type of reaction is this? State the formula of the aluminium sulfate। अभी 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 हमने ऊपर बात की कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो तो रिएक्ट करता नहीं है, तो यहाँ पे किस बात का रिएक्शन हो गया उसका? तो देखो एल्यूमिनियम मेटल वैसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मुझे उसको रिएक्ट करवाना है जबरदस्ती, तो हम उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर हटाएंगे, फिर रिएक्ट करवाएंगे, या एल्यूमिनियम को पाउडर बना देंगे। अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यों रिएक्ट नहीं करता एल्यूमिनियम, तो आप वो नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर का लिखोगे। और अगर एल्यूमिनियम का कोई रिएक्शन दे रहा है वो, इट मींस कि उसने बाय डिफॉल्ट उसका पाउडर बना के उसको रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्शन कौन सा। अब अगर ये रिएक्शन हुआ है, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ये रिएक्शन इसने करवाया है किसी तरह से, तो इट मींस कि जो रिएक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर हटाई है किसी तरह से। एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को जाके हटाएगा, उसको रिड्यूस करा देगा।
ये रिएक्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 कह रहे हो 3 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट जो है वो SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Al2, और ये जो 3 जाएगा पूरे सल्फेट के लिए Al2SO4 3। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेयर कैसे हटाएंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेयर हटाने के और भी बहुत तरीके। हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, पाउडर बनाते हैं एल्यूमिनियम का, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड डाला है, तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या करेगा, एल्यूमिनियम सोडियम मोर रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम, तो पहले एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा और एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। हाँ, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हो। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट पूछ रहा है सिंपल, पार्ट 3 में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, ग्रुप 3 का है तो 3 पॉजिटिव। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में हमने पढ़ा हुआ है, लिस्ट भी दी हुई है उसकी, कौन कौन से आपको याद रखना है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3 और 2 में 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो जो 2 है सल्फेट का वो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, जो 3 है वो सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम के साथ 2 आ जाएगा, और 3 जो जा रहा है वो पूरे सल्फेट के लिए जा रहा है ना, तो ब्रैकेट लगा के ऐसे 3 लिखेंगे। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस पढ़ा है, सही है। इसी तरह से हाइड्रोजनेशन, तो बहुत सारे बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड is a gas which contributes to acid rain. State one source of sulfur dioxide in the atmosphere. तो ये कहाँ से आती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये वोल्केनिक इरप्शन से भी आती है नेचुरली, तो आप वोल्केनिक इरप्शन भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है एसिड रेन कैन कॉज लेक्स टू बिकम एसिडिक, जिसमें कॉज फिश एंड प्लांट्स इन द वाटर टू डेथ। डिस्क्राइब द वन अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द एसिड रेन। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है बेसिकली ईयरली में। तो प्रॉब्लम क्या है एसिड रेन से, कि वो सॉइल को एसिडिक कर देती है, मेक्स एग्रीकल्चर सॉइल एसिडिक, acidic which prevents growth of crops, ठीक है। इसी तरह लाइमस्टोन बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती है। बिल्डिंग कोरोजन नहीं कहते, डैमेज ऑफ लाइमस्टोन, कोरोजन का भी वर्ड यूज करते हैं, कोरोजन ऑफ बिल्डिंग्स भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मैं जो है ना ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई अगर लाइमस्टोन की बिल्डिंग्स अगर ना बनाओ तो फिर कोई मसला थोड़ी है, आपके घर थोड़ी अब लाइमस्टोन के बनते हैं। आगे कह रहे हैं एसिड रेन इन अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। Acid rain is a solution of dilute sulfuric acid. The acidity in lakes can be neutralized by adding powdered calcium carbonate. Write an equation including the state symbols for the reaction of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए H2SO4। तमाम मिनरल एसिड्स का फॉर्मूला याद करना है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। इन 5 मिनरल एसिड्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बताएगा नहीं। प्रोडक्ट में एक सॉल्ट एंड वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो अब कोई मुझसे पूछ रहा था फॉर्मूला मेकिंग दोबारा से, तो देखो एसिड से एनाइन आता है जो कि सल्फेट एनाइन है SO4 2 नेगेटिव, और कार्बोनेट से कैल्शियम आइन आएगा जो कि ग्रुप 2 का है 2 पॉजिटिव। सल्फेट और कैल्शियम में कॉमन नंबर 2 है, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद कैल्शियम +1 और SO4 -1।
तो जो 1 1 दोनों के साथ आया, दोनों के साथ सल्फेट में ले जाओगे, कैल्शियम का सल्फेट के साथ और सल्फेट का कैल्शियम के साथ। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो हम सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, CaSO4। 1 नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाने की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेट सिंबल्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, तो इसका स्टेट सिंबल सॉलिड होता है। एसिड का स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होता है, चाहे कोई भी एसिड हो। कैल्शियम सल्फेट जो बन रहा है वो आपका ऑल सल्फेट्स आर soluble except for lead 2 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का आप सॉलिड लिखोगे, वाटर लिक्विड होता है, स्टेट सिंबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इक्वेशन बाय डिफॉल्ट आपको बैलेंस करनी है, वो बैलेंस करने के लिए बोलेगा नहीं अलग से। अगर तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना है, लेकिन ये इक्वेशन अभी बैलेंस है ऑलरेडी, तो जरूरत नहीं है कुछ और करने की। लाइमस्टोन बिल्डिंग कोरोजन भी जो है ना वो एनवायरमेंटल डैमेज में ही आता है। मेटल बिल्डिंग को भी क्रोड करता है, मेटल्स की बिल्डिंग होती नहीं है वैसे। लिख सकते हो कुछ भी, बहुत सारे इसके आंसर्स होते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हो क्रोजन ऑफ मेटल स्ट्रक्चर्स, जैसे पोल्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं, और डिफरेंट आपके सपोर्टिंग पोल्स जो होते हैं वो मेटल के होते हैं। स्टेट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं जो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड के हैंडआउट में मिल जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग पेंट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, डाइज बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो डिटर्जेंट्स हो गया, पेंट्स हो गया, डाइज हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, एक लिख देना कोई। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग acids are completely ionizes in aqueous solution. Sulfuric acid is manufactured in the contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, और इसकी रिएक्शन कंडीशंस भी याद रखनी है। नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, सबसे पहला जो इक्वेशन है हमारे पास, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन सीक्वेंस है इसकी। सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर कॉन्टैक्ट रिएक्शन होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट रिएक्शन या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। साथ में इक्वेशंस को अगर बैलेंस भी करते जाओ तो ये बैलेंस हो गई। फिर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को या तो तुम डायरेक्टली पानी में डाल दो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, या फिर हम इसको ना पहले ऑलरेडी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। इससे हमारे पास कंपाउंड बनता है ओलियम, जिसको हम कहते हैं H2S2O7, और फिर इस H2S2O7 को पानी में डालते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड देता है। अगर डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, धुएं की तरह, जिसको कलेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल अगर आप ये तीन इक्वेशन भी याद रखो ना, सल्फर वाली और सल्फर डाइऑक्साइड वाली और सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में डाल दिया ये वाली, तो आपको वो पूरे मार्क्स दे देगा। तो जो पहला रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, सल्फर यूज कर रहे हो ना, सल्फर एलिमेंट और एयर। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल इज योर सल्फर, ठीक है, और ऑक्सीजन या एयर लिख सकते हो। तो रॉ मटेरियल्स एस लिखा हुआ है प्लूरल, मतलब आपने दोनों लिखना है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जी इर्तिजा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार बैटरीज में भी यूज होता है, लेकिन उसने वहां पे पूछा हुआ था इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रियल यूज इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज हो रहा है, कार बैटरीज लिख सकते हो, अलाउ करेगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम इसकी मार्किंग की देखोगे तो 10-12 यूजेस लिखे हुए हैं इसमें, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, उसकी टेंशन ना लो। आगे कह रहे थे इक्वेशन शो द
second stage for the contact process. Name, state the meaning of the term enthalpy. Del H is enthalpy change, right? और enthalpy change का क्या मतलब होता है? enthalpy change हमें ये बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, मतलब नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी. तो enthalpy change shows if heat energy is absorbed or released during a chemical reaction. कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकेल से ज्यादा क्यों है, ये कैसा सवाल है? आगे कह रहा है प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. टेम्परेचर का इफेक्ट हमने क्या पढ़ा है कि हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो, पहले तो आप ये देखोगे कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है. फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ जब भी एंथैल्पी चेंज दिया हुआ होता है वो बाय डिफॉल्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है. अगर यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नेगेटिव दिया हुआ है तो किस, अगर टेम्परेचर, अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब एंथैल्पी चेंज अगर आपका पॉजिटिव गिवन है, या अगर आपका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव गिवन है, एक्सोथर्मिक है, तो एंडो के लिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर डिक्रीज करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म. इस केस में प्रोडक्ट क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसी तरह अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जो कि यहाँ पर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. ये तो याद रखना है आपको कि जब कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो कह रहा है प्रेडिक्ट करो फिर एक्सप्लेन करोगे इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो इंक्रीजिंग temperature shifts the position of equilibrium towards right hand side as forward reaction is exothermic. देखो सॉल्व पास पेपर जितने भी मैंने जिनकी भी मैंने फाइल बना ली थी वो मैंने भेज दिए. जिनकी फाइल नहीं बनी थी वो नहीं भेजे. तो जितने भेजे मैं उतने ही बनाए समझो. बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं वहां से देख सकते हो. बाकी माय बैड मैं नहीं कर सका उसको. ठीक है भाई. हाँ ये गलत हो गया, सॉरी. राइट हैंड साइड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. एक्सोथर्मिक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है. हाँ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है. चलें आगे. क्वेश्चन 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. The table gives information about the homologous series alkanes and the acid chlorides. अब देखो एसिड क्लोराइड्स की कोई फैमिली नहीं है हमारे पास, लेकिन ये एक बार क्वेश्चन आया है जिसमें उसने ना एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई है तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये पढ़ के जानी है. ठीक है, उसने एल्केन्स का फॉर्मूला दिया और साथ में उसकी जो एसिड क्लोराइड बनी है उसका फॉर्मूला दिया. पहली एसिड क्लोराइड का नाम दिया हुआ है एथेनॉइल क्लोराइड. अब ये इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपने कभी नहीं देखा वो आएगा, लेकिन वो आपको पूरी हेल्प करेगा. क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये क्वेश्चन. उसमें से वही चीजें पूछेगा जो आपने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए पढ़ी है. आपको पता है कि डाउन द होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है.
दे फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला, तो ये भी सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। पहली क्लोराइड इसने इथेनॉइल क्लोराइड दी है जो इथेन से बनी हुई है। 4 कार्बन वाली ब्यूटेन से बनी हुई है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो अगर वो 3 कार्बन वाली क्लोराइड का नाम पूछ ले तुमसे, तो तुम नाम बता सकते हो ना उसका, या नहीं? इसका नाम, ये प्रोपेन से बनी होगी तो देखो इथेनॉइल लिखा हुआ है ना उसने, तो इथेन है, इथेन के आखिर का ई हटा के ओ वाई एल लगा दिया है। ब्यूटेन के आखिर का ई हटा के ओ वाई एल लगा दिया, तो तुम भी प्रोपेन के आखिर का ई हटा के इसके साथ ओ वाई एल लगा देना और आगे क्लोराइड लिख देना। प्रोपीन ऑयल नहीं, प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ई हटाओ और वो वाई एल लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, नेम द एसिड क्लोराइड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द सीरीज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो इन सब में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो आखिर में लिखी हुई है पेंटानॉइल क्लोराइड। और क्यों इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट? रीजन यहाँ पे मांगा तो नहीं है, लेकिन बार बार ये रीजन पूछता भी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये रीजन हमने बार बार लिखा हुआ है ना, IMF इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। प्रोपानॉइल क्लोराइड है भाई, प्रोपेन होता है ना, उसके आखिर का ई हटा के उसकी जगह ओ वाई एल लगाओ। सब में ई हटा के ओ वाई एल लगाए ना, तो प्रोपेनॉइल, ई नहीं है, ई ए प्रोपेन है, यहाँ पे ए, एन से पहले ए है। डिड्यूस द नेम ऑफ द एसिड क्लोराइड विद द फॉर्मूला C2H5COL। मतलब ये तीसरी, ये वाली जो 3 कार्बन एटम वाली उसने नहीं लिखी, वो प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। दिस इज प्रोपानॉइल, हमने पहले ही पढ़ लिया है इसको, पूछा हुआ भी आगे। नहीं हुसैन, अपना कोई तुम शॉर्टकट नहीं बनाओ, तुम्हें बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इथेन से एसिड बनाया, अल्कोहल बनाया था, तो आखिर का ई हटा के OL लगाया था ना, इथेनॉल। इसी तरह इथेन से अगर आपने एसिड बनाया था तो आखिर का ई हटा के आपने ओइक लगाया था, इथेनोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड बना रहा है, तो इथेन का आखिर का ई हटा के OYL लगाना है। तो प्रोपेन में प्रोपेन का आखिर का ई हटा के आपने OYL लगाना है, तो जैसे सब में लगा हुआ है। अरे यार इतना भी नहीं, जैसे प्रोपेन आखिर का ई हटा दो, उसकी जगह OYL लगा दो बस, जो नीचे लिखा है ना ये वाली स्पेलिंग में। अच्छा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CxH2x+2। हम लोग N लेते हैं, इन्होंने इस बार X दे दिया, तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना। डिड्यूस द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एसिड क्लोराइड। अब ये तुम्हें इस पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, अगर ये तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसे हैं जो मार्क्स जाएंगे। अब अगर इनके फॉर्मूले देखो, तो जैसे कार्बोक्सिलिक का होता है ना जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1COOH, तो इसमें भी देखो एक कार्बन तो उसने COCl के साथ फिक्स कर दिया है ना, COCl तो सब में आ रहा है। तो एक, अगर आप पीछे क्या बचा, CnH2n+1। तो अगर आपने इथेनॉइल क्लोराइड बनानी है तो N की जगह पे आप 1 रख दोगे, 2 रखने के बजाय 1 रखोगे, जैसे इथेनॉइक एसिड में करते हो। प्रोपेनॉइल क्लोराइड बनानी है तो N की जगह पे 3 रखने के बजाय 2 रखोगे, जैसे प्रोपेनॉइक एसिड में करते हो। CnH2n+2 नहीं होगा, +1 होगा। +2 तो एल्केन्स के लिए होता है। फिर कह रहे हैं नेम द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। जब एल्केन की कंप्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। आगे कहते हैं व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ द एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो देखो इसमें अब आप क्या, इसमें क्लोरीन भी है ना,
तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है। इसमें और आप क्या बना सकते हो? कोई क्लोरीन ऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। ClO लिख दो, कुछ भी लिख दो। चलें आगे बढ़े। क्योंकि क्लोरीन है इस वजह से। इथेन C2H6 and ethene C2H4 are both gaseous hydrocarbons. Describe how aqueous bromine can be used to distinguish between the sample of ethane and sample of ethene. तो इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ऐड ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर किसको कहते हैं? एक्वस ब्रोमीन को। इन बोथ ब्रोमीन will decolorize with ethene only. Decolorize मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज से कलरलेस। एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज कलर की होती है। इथेन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। इथेन का फॉर्मूला आपको पता है C2H6। जैसे आप डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाते हो ना इथेन का, वैसे ही डिस्प्लेट फॉर्मूला बना के सारे बॉन्ड दिखा के, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक बॉन्ड उसका राइट वाले कार्बन के साथ है। तो आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से दिखा रहे हो तो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा देना और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा देना। नहीं, ब्रोमीन पानी में ऑरेंज कलर की होती है भाई, ठीक है। ये अभी मैंने फाइल भेजी है, उसमें लिख कर भी दिया है कि ब्रोमीन के कलर्स क्या क्या होते हैं। ब्रोमीन जो लिक्विड होता है ना, प्योर ब्रोमीन लिक्विड, वो रेड ब्राउन कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन गैस जो होती है वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं उसके। लेकिन जब ब्रोमीन को आप पानी में डालते हो ना, एक्वस ब्रोमीन, तो वो ऑरेंज कलर का पानी बन जाता है। सही है। वैसे कहीं कहीं एक्वस ब्रोमीन को ब्राउन भी लिख देता है वो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऑरेंज, ज्यादातर ऑरेंज लिखा जाता है, ठीक है। ब्राउन भी एक्सेप्टेबल है, रेड ब्राउन भी लिख देता है, लेकिन असल में देखो ना तो वो ऑरेंज कलर का शेड। डिपेंड करता है कि कितना ब्रोमीन डालेगा। बहुत ज्यादा ब्रोमीन पानी में डाल दो ना तो वो कलर ब्राउन शेड में आ जाता है, थोड़ा सा डालो तो ऑरेंज आता है। लास्ट पार्ट, किस चीज का लास्ट पार्ट पूछ रहे हो? हाँ, एल्कीन के टेस्ट के लिए हमेशा ब्रोमीन यूज करते हैं। भाई क्लास हम लोग ये पेपर एंड करके करेंगे, और उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो रुक सकता है, और जो जो तुम लोग के क्वेश्चंस तुम लोग मैसेज पे भेज रहे थे वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एल्केन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। आगे कह रहा है इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। सजेस्ट द स्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसके आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब अगर आपने एक क्लोरीन लगाया है तो वो भी बना सकते हो। जैसे इथेन है ना, C2H6, क्लोरीन को रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाया तो वो भी सही है। अगर आप कहोगे नहीं मैंने दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिए, वो भी सही है। अगर आप कहोगे मैंने तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्लोरीन लगा दिए, वो भी सही है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने चार हाइड्रोजन हटा के चार क्लोरीन लगा दिए तो वो भी सही है। अगर आप कहो कि मैंने पांच हाइड्रोजन हटा के पांच क्लोरीन लगा दिए तो वो भी सही है। अगर आपने सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दिए और सारे के सारे क्लोरीन लगा दिए, छह के छह, तो वो भी सही है। तो उनमें से कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई भी एक प्रोडक्ट लिख दो। राइट बोथ द नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल कंटेनिंग फोर कार्बन एटम्स। फोर कार्बन एटम्स का जो एल्कीन होता है वो ब्यूटीन होता है, और ब्यूटीन और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो ये हो जाएगा C4H8।
सेक्शन भी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है कि सी वाटर कंटेन्स मैनी डिसॉल्व्ड आयंस, द टेबल शोज द कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ दीस आयंस इन अ टिपिकल सैंपल ऑफ सी वाटर, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ वन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। तो भाई जितने भी आयंस आ रहे हैं, ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, तो ये कौन से सॉल्ट से आ रहे होंगे? सोडियम क्लोराइड से। इसी तरह SO4 नेगेटिव आयन भी आ रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सोडियम सल्फेट होगा, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है ना। मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, जिससे कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन आएंगे, तो बहुत सारे लिख सकते हो इसमें। तो फिर कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फेट आयंस इन सी वाटर। तो सल्फेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो 2.65 dV है। अब dV है तो मांग क्यों रहा है? क्योंकि वो dV ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, इसको आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? अगर मुझे इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बस मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी कंसंट्रेशन दी हुई है सल्फेट आयंस की, उसको सल्फेट आयन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। सल्फेट आयन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? इसमें सल्फर 1 है 32 × 1 और ऑक्सीजन है 4 × 16। ये आ रहा है 96। तो आपने क्या करना है, 2.65 डिवाइडेड बाय 96, ये आ जाएगा 0.0276। ये करके दिखा देना। सल्फेट आयन का एमआर निकालना है यहाँ पे, which is coming out to be 96। then what you have to do, concentration को आपने गिवन है वो 2.65 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आ जाएगा 0.0276 और यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये समझ नहीं आया? देखो अगर आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो ना, फिजिक्स और मैथ्स में, कि अगर आपके पास लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? किलोमीटर को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे ना। या अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप मीटर को डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। इसी तरह कंसंट्रेशन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, 2.65 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ग्राम इज फॉर मास, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उस चीज के मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2.65 पूरा एमआर से डिवाइड हो जाएगा, तो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन बन जाएगी। अभी आया समझ? अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी निकालने का बोला है ना, अगर मोल निकालने का, इसको आगे सॉल्व करवाएगा ना, अभी करवा रहा है आगे लो बाबा। तो कंसंट्रेशन सल्फेट आयन की दी गई है 2.65 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो 2.65 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये है ना, इसको कह रहा है कन्वर्ट कर दो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मतलब यूनिट चेंज करना है बस। तो ग्राम से, ग्राम है मास का यूनिट, मास से मोल्स में कैसे जाते हो? किसी भी नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर, मास को उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हो। अब यहाँ पे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन उसने दी हुई है 2.65 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। वो कह रहा है कि उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे कि 2.65 जो है ग्राम, उसको एमआर से डिवाइड कर देंगे सल्फेट के, बस इतना सा करना था। एमआर 96 आ रहा है सल्फेट आयन का। सल्फर, इसमें एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, सही है।
भाई इतना तो नहीं फंसाता कि अगर तुमसे वो सेंटीमीटर क्यूब दे दे तो तुम लोगों ने फिर थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि पहले तो आप क्या करोगे, उसको एमआर से डिवाइड करोगे और फिर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए कन्वर्जन हम याद तो नहीं करवाते, लेकिन मुझे पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1000 न्यूमरेटर में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे करवाएगा नहीं कभी, इतनी टेंशन ना लो। फिजिक्स और मैथ्स नहीं चल रहा है अभी, इतना तो मैथ्स में करवाता है, फिजिक्स में भी नहीं करवाता। चलो आगे कह रहा है कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ सी वाटर। अभी जो सी वाटर है इसमें सारे के सारे आइंस हैं ये वाले, और इसमें इसने क्या डाला है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह से डायग्राम बनाओगे ना तुम्हें थोड़ा सा आसान लगेगा। अब तुम्हें पता है कि सिल्वर आइन जो है वो जाके कुछ एनाइंस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे क्लोराइड आइन के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा, तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के। What mass of silver chloride is precipitated in this reaction? अब उसने तो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाला है ना, तो जितना भी क्लोराइड होगा वो सारा का सारा सिल्वर आइंस के साथ जुड़ के सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। अब आपने ये पता लगाना है कि उसमें क्लोराइड आइन कितना है। सी वाटर में क्लोराइड आइन कैसे पता लगेगा, क्लोराइड आइन की कंसंट्रेशन दी हुई है 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब सी वाटर के 1 डेसीमीटर क्यूब में क्लोराइड आइन 19 ग्राम है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ ना, अगर सी वाटर का मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है तो इट मींस उसमें क्लोराइड आइन का कितना 19 ग्राम्स है। 19 ही दिया हुआ ना, हाँ 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से सुनना, मुश्किल क्वेश्चन है। 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब क्लोराइड आइन की कंसेंट्रेशन, मतलब एवरी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर यू विल हैव 19 ग्राम ऑफ क्लोराइड आइन। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर जो लिया है उसमें क्लोराइड आइन का कितना मास होगा। पहले तो यूनिट यूनिफॉर्मिटी करना जरूरी है। सेंटीमीटर हमने डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है कंसेंट्रेशन, तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए अभी बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 25 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.025 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.025 डेसीमीटर क्यूब में क्लोराइड आयन कितना आया होगा। अगर आप ये फॉर्मूला भी लगाओ ना, C इज इक्वल टू N/V, तो कंसंट्रेशन आपको जो दी हुई है वो 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दी हुई है क्लोराइड आयन की, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे N/V नहीं होगा, मास ओवर V होगा, क्योंकि मास दिया हुआ है क्लोराइड आयन का, मोल्स नहीं दिया हुआ। या तो आप मोल्स में कन्वर्ट करो या जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 सेंटीमीटर क्यूब को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन में वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दी है। भाई देखो 19 ग्राम तो ये दिया हुआ था ना टेबल में, वो कह रहा है कि जो तुम्हारा सी वाटर है ना, अगर इसको ऐसे समझो, इस समंदर में जो पानी है उसमें जो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन है वो दी हुई है 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब हर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर में यू हैव 19 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। अब अगर इसमें से तुम थोड़ा सा सी वाटर निकाल रहे हो, लेट्स से 25 सेंटीमीटर क्यूब सी वाटर निकाल रहे हो, तो उसमें क्लोराइड आयन का कितना मास आ जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर 19 ग्राम क्लोराइड आयन है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपका यहाँ रिलेशनशिप है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 19 ग्राम है, तो 20 यूनिट यूनिफॉर्मिटी जरूरी है ना, डेसीमीटर क्यूब के नीचे डेसीमीटर क्यूब भी लिखोगे। तो आप 25 सेंटीमीटर क्यूब पे डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 करते हो, तो सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन ये हो जाएगा 0.025 डेसीमीटर क्यूब।
उसमें क्लोराइड आयन का मास कितना होगा ये निकालना है। तो वो आ रहा है हमारा 0.475 ग्राम। मतलब सी वाटर में से अगर आप 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकालोगे ना तो उसमें 0.475 क्लोराइड आयन डिसॉल्व मिलेगा तुम्हें। अभी आया समझ? तो मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी में क्लोराइड आयन जो है ना वो 0.475 ग्राम्स है। अब हमने कैसे निकाला? कंसंट्रेशन गिवन थी 19 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हमने देखा कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब सी वाटर में 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर, ये कंसंट्रेशन क्या बता रही है? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर हैज 19 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयंस। So 25 centimeter cube should be converted to decimeter cube. 25 divided by 1000 decimeter cube of sea water has how much chloride ion dissolved in it? That would be 19 into 25 divided by 1000. तो ये आ रहा है हमारे पास 0.475 grams chloride ion. अच्छा, अब उसने तो ये पूछा था कि सिल्वर क्लोराइड कितना बनेगा। अब अगर मैं इक्वेशन देखूं तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन से सिल्वर क्लोराइड का जो मास बन रहा है वो भी 1 मोल बन रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड का मास कितना होगा? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, राइट? सिल्वर क्लोराइड, अब अगर मैं मासेस की टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। तो हम जो स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करते हैं ना, सिल्वर का एटॉमिक मास देख के बताना कितना है। इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। दोनों के मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्लोराइड आयन के मास में, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो 1 इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन से सिल्वर क्लोराइड कितना बनेगा? सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। सिल्वर का यार प्रोडक्ट टेबल से देखो अपने 108 होल नंबर में लेते हैं, ओ लेवल में 108 प्लस 35.5, तो ये सिल्वर क्लोराइड का एमआर आ जाएगा जो कि आ रहा है 143.5। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब में क्लोराइड आयन कितना है? 0.475। तो 0.475 ग्राम क्लोराइड आयन से कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा? एक्स। इसको सॉल्व कर लो। 143.5 इंटू 0.475 डिवाइडेड बाय 35.5, ये आ रहा है 1.92 ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। देखो आखिर में तो उसने कहा है ना कि सिल्वर क्लोराइड कितना प्रेसिपिटेट आउट होगा क्लोराइड आयन से। तो क्लोराइड आयन 0.475 है, स्टोइचियोमेट्री लगाइए। मुझे पता है 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन से 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, तो मैंने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया कि 1 मोल ऑफ क्लोराइड का मास कितना होगा? 35.5 ग्राम क्लोरीन है, और सिल्वर क्लोराइड का एमआर 35.5 ग्राम क्लोराइड से 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो 0.475 से कितना बनेगा? अब इस तरह के क्वेश्चंस देखो मुश्किल है ऑब्वियसली, तो एडवाइजेबल वुड बी के स्किप इट, छोड़ देना। और ये सेक्शन बी में है तो चॉइस में छोड़ोगे सबसे पहले उसको, क्योंकि मुश्किल है क्वेश्चन। एनीवेज आगे कह रहे हैं सम कंट्रीज प्यूरिफाई सी वाटर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर। नेम द प्रोसेस बाय व्हिच सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो सी वाटर को हम डिसोलिनेशन करते हैं, उसमें से सॉल्ट रिमूव करवाने के लिए हम डिसोलिनेशन ऑफ सी वाटर करते हैं, उसको इवेपोरेशन करते हैं और फिर उसकी बेसिकली डिस्टिलेशन करते हैं। तो अगर आप डिस्टिलेशन भी लिख दोगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? एयर एंड एटमॉस्फेयर के एंड आउट में। डिस्टिलेशन भी सही है, डिसोलिनेशन भी सही है इसका।
हाँ ये क्वेश्चन पास पेपर का ही है, एग्जाम आ चुका हुआ है क्लोराइड आयन वाला। ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं हम लोग, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस ना उसने सिलेबस में से हटा दिया था, मेरे हैंडआउट में तो डला हुआ है वो, तुमने अगर पढ़ा हुआ है वहां से तो वो भी कर सकते हैं। बट डिसोलिनेशन और डिस्टिलेट, रिवर्स ऑस्मोसिस पता है कहाँ पे हो रहा होता है? जो आपके जो आरओ प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ फिल्टर वाटर वो लेकर आते हो ना आरओ प्लांट से, जो बॉटल में भर के आते हैं गैलन में, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वो सी वाटर यूज नहीं करते, वो बोरिंग का पानी यूज करते हैं, उसमें भी काफी सॉल्ट्स होते हैं, तो वो दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है इसका, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस हम पढ़ते नहीं है। बहरहाल लिख सकते हो अगर याद हो गया तो मैं हैंडआउट पढ़ के। अच्छा, सेक्शन बी में एडवाइजेबल वुड बी कि आप पहले चारों क्वेश्चंस को पढ़ लो और फिर डिसाइड करो कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। इसमें आपको ज्यादातर पार्ट समझ आ रहा है तो आप पहले वाला क्वेश्चन करोगे, फिर वाला क्वेश्चन चूज करोगे जिसमें आपको कम पार्ट समझ आए सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे वो कि जिसमें और कम समझ आए, जिसमें सबसे कम समझ आए पार्ट आपको, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया तो हो जाता है ना यार, ये चीज मुझे आती है, चीज मुझे आती है। तो उस तरह से आप लेके चलोगे चीजों को। तो चारों क्वेश्चन सेक्शन बी के पढ़ोगे क्योंकि चॉइस में एक क्वेश्चन छूट सकता है ना। अगर आपने बगैर पढ़े पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आके अपने अपने टाइम किल कर लिया, उसके बाद आपको सी पार्ट पे आके समझ आया कि ये तो भाई हो ही नहीं सकता। एयर एंड एटमोसफेयर में करवा देता हूँ, तुम लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, 1000 बार देख लो, उसको देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं करवा देता हूँ एयर एंड एटमोसफेयर, आज रात में ही करवा देता हूँ। जिसको एयर एंड एटमोसफेयर पढ़ना है तो 1 बजे हम एयर एंड एटमोसफेयर की क्लास स्टार्ट कर लेंगे आज। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होती है हुसैन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होती है। टाइट्रेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लतीफ तुम्हारा क्वेश्चन मिस हो गया, दोबारा दो। टाइट्रेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और टाइट्रेशन कल पढ़िए एसिड एंड बेसिस में, इर्तिजा ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक इर्तिजा ने पूछा हुआ है, तो वो हम टाइट्रेशन का क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी सॉल्व करेंगे, ग्राफ वाला, पेपर 2 में जो आया हुआ है। चले आगे बढ़े अभी। सॉल्ट प्रिपरेशन के नोट्स नहीं है सॉल्ट, लतीफ पेपर कितने, यार लतीफ कैसा सवाल पूछ रहे हो, 1.5 घंटे का पेपर है। सॉल्ट प्रिपरेशन का हैंड आउट नहीं है, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, बहुत बार भेजा हुआ है, नहीं मिल रहा तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगा। ठीक है, नोट्स उसका कोई फायदा नहीं है बनाने का, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी है सॉल्ट्स बनाने की, कौन सा किस तरह से बना हुआ है। चलो बहरहाल ये क्वेश्चन तो खत्म करो। The pH of seawater is 7.9. State the formula of the ion other than those in the table which must be present in the seawater to account for this pH. अल्कलाइन है, अल्कलिनिटी किस वजह से आती है? हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रेजेंट होता है, द आयन प्रेजेंट, हाइड्रोक्साइड आयन मेक्स सॉल्यूशन एल्कलाइन, इसलिए पीएच इसका ग्रेटर देन 7 है। One way of measuring the pH of seawater is use pH meter. Describe an alternative method for measuring the pH of seawater. तो अगर उसने लिख दिया है कि pH मीटर, तो उसने लिख दिया, उसके अलावा बता पूछ रहे हैं ना, तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखोगे, ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट गिव्स, अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद आप उसका जो कलर आता है ना वो कंपेयर करते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये तो बताना भी है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे पीएच बताएगा। ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड
use color chart to find pH value. मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो इंडिकेटर है, वो सिर्फ ये बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो पीएच मेजर नहीं कर सकता। सॉल्ट्स मैं कल वाली क्लास में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एडवाइजेबल वुड बी कि आप सॉल्ट प्रिपरेशन की रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। आगे कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस, कोक या कार्बन एंड लाइमस्टोन आर आल्सो एडेड टू द फर्नेस, डिस्क्राइब एन एसेंशियल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो देखो, सबसे पहले आप ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन सीक्वेंस है वो तुम्हें पूरी याद होनी चाहिए कि कार्बन डिस्क्राइब कह रहे हैं ना, तो आपने वर्डिंग्स भी लिखनी है ना इसके साथ। कोक reacts with ऑक्सीजन इन एयर, और इसका क्या है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस्ड रिएक्ट्स विद कोक, कोक बेसिकली कार्बन है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट होके रिड्यूस होके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इज यूज्ड एज अ reducing agent to reduce Fe3 positive ion from Fe2O3, और उसकी इक्वेशन क्या है, Fe2O3 रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टू फॉर्म आयरन इन एलिमेंटल फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है यहाँ तक? इस इक्वेशन को ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी याद रखना, 6 और अच्छा नहीं, मैंने ज्यादा लिख दिया यहाँ पे कुछ। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 3 आता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ 3 आता है, और आयरन के साथ 2 आता है। अच्छा, फर्दर रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं इसमें, सैंड इम्प्योरिटीज या उससे पहले जो आपने लाइमस्टोन डाला है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to produce कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में सैंड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड। सैंड इम्प्योरिटीज क्या होती है, सिलिका एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट विच इज मोल्टेन स्लैग। हाँ, पूरा ब्लास्ट फर्नेस का बताना है रिएक्शन लाइन से, ऑर्डर में। अब अगर ब्लास्ट फर्नेस किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है
तो भाई आप लोग जो हैं वो मेटल्स के चैप्टर में गूगल क्लासरूम पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का लेक्चर देख लो, पूरा समझाने बैठे तो ये तो याद रखना है आपने। आगे कह रहा है स्टील इज एन एलॉय मेड बाय द एडिशन ऑफ कार्बन मेटल्स और मेटल टू आयरन। तो एलॉय देखो, प्योर आयरन जो है उसमें लेयर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो प्योर मेटल जो होता है वो मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। तो उसमें हम कोई मेटल या नॉन मेटल जब मिक्स करते हैं तो लेयर्स जो है वो इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं, दे डू नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। दैट्स व्हाई मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ आ जाती है। पूछ रहा है यूज द डायग्राम बिलो टू एक्सप्लेन व्हाई एन एलॉय ऑफ आयरन एंड मैंगनीज इज लेस मेलेबल देन प्योर आयरन। बिकॉज in alloy layers are irregularly arranged and do not slide over one another. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो एलॉय है जैसे कि आयरन और मैग्नीज का एलॉय जो बना हुआ है वो लेस मेलेबल क्यों है देन प्योर आयरन। प्योर मेटल कोई भी प्योर मेटल हो, चाहे आयरन है इस एग्जांपल में, तो दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। ठीक है, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं मेटल से। और डक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि प्योर मेटल जो होते हैं ना उनमें मेटेलिक आयंस की जो लेयर्स होती हैं दीज आर रेगुलरली अरेंज्ड, सो दीज लेयर्स स्लाइड ओवर वन अनदर, इजीली स्लाइड कर जाती हैं। लेकिन जब आप इम्प्योर मेटल यानी उसमें अगर कोई कार्बन डाल दो या कोई और मेटल डाल दो, जैसे कि मैग्नीज डाला हुआ है आयरन में यहाँ पे इन्होंने, तो लेयर्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड। अब ये लेयर्स जो है ना एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेंगी क्योंकि जिगजैग हो गई है ना। देखो यहाँ पे आकर रुक जाएगी वो, यहाँ पे आके वाली लेयर रुक जाएगी। तो इसका आंसर क्या होता है? बिकॉज इन एलॉयज लेयर्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड एंड डू नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 7 में क्या देखना है भाई? क्वेश्चन 7 के चक्कर में ना पढ़ू। हेलो, जी बेटा आप थोड़ी देर बाद कॉल करें, मैं क्लास ले रहा हूँ। चलें भाई आगे। क्वेश्चन 8 में क्या देखना है? करा तो दिया। पार्ट सी मोल्स वाला है इसका। अच्छा देखो, इतने मोल्स वाले क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं पेपर खुद से क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए ना, तो मैंने ट्राई करा है कि भाई मोल्स का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा डाल दें, मुश्किल वाला डाल दें, और अपना क्या कहते हैं बाकी मेटल्स वाला पार्ट क्योंकि काफी टाइम से आ रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं आ रहा। तो इसमें देखो आपके पास मेटल्स का अच्छी खासी चीज है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के अलावा सब कुछ कवर हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने कहाँ एलई में भी बहुत ज्यादा कवर कर लिया, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर का इस पेपर में नहीं डाला, लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कवर अप कर लिया। इसी तरह बाकी के तुम 2 मॉक कर लोगे तो अच्छे खासे टॉपिक उसमें से भी कवर अप हो जाएंगे आपके। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट सी में कह रहा है कि आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन टू क्लोराइड। ठीक है, a student added 2.1 gram of iron to 50 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube of hydrochloric acid। अब ये क्वेश्चन है मोल्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अक्सर। आयरन का उसने मास दिया हुआ है
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उससे कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो जब भी कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम देते हैं ना किसी चीज का, तो उसके मोल्स निकालने होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप करा है। पहले कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट। आयरन का जो मास दिया हुआ है वो कह रहा है कि उसके मोल्स बता दो। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे मास को? नंबर ऑफ मोल्स, मास ओवर, अब आयरन एटॉमिक फॉर्म में है ना, AR रखोगे। मास दिया हुआ है 2.1 ग्राम और एटॉमिक मास इसका आयरन का 56 होता है। तो आयरन के मोल्स आ जाएंगे 2.1 ग्राम के, जो कि आ रहे हैं 0.0375। सही है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है ना, वो उसने तुम्हें कंसंट्रेशन दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। वो कह रहा है कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है, ठीक है। और वो कह रहा है कि मोल्स बताओ। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन 0.1 है, मोल्स आपको निकालना है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 एक्सपोनेंट -3, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 50 एक्सपोनेंट -3। तो मोल्स ऑफ एसिड आ रहे हैं 0.005। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवा रहा है। ये मैंने इसलिए डाला है क्वेश्चन कि आपको हर स्टेप पता लग जाए इसका। अब जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो ये स्टेप अलग अलग नहीं पूछ रहा, वो फाइनल आंसर पूछता है डायरेक्ट। मतलब ये सारे स्टेप आपको करने पड़ते हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पे पूछ गया। अब मसला ये है कि मुझे ये जो इक्वेशन है ना, इसमें मुझे आयरन का मास भी पता है और HCl के मोल्स भी पता है। तो सवाल ये उठता है कि मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकाल तो लूंगा, लेकिन मैं आयरन से निकालूं या HCl के मोल से निकालूं? आयरन के भी मोल्स निकलवा दिए उसने, HCl के भी मोल्स निकलवा दिए, तो मैं किस से निकालूं? आयरन से या HCl से? तो उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सुफियान, अभी तो सिर्फ उसने ये कहा है ना कि मोल्स निकाल लो आयरन के, 2.1 ग्राम दिया हुआ है आयरन का मास। तो हमने मास को मोल्स के कहने कैसे निकाला? मास ओवर एटॉमिक मास ऑफ आयरन, 2.1 डिवाइड बाय 56.0375 आ गया। फिर वो कह रहा है कि HCl का जो कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है उससे उसके मोल्स निकाल दो। तो वो तो आपके पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, C = N/V। मोल्स क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन कंसंट्रेशन क्योंकि डेसीमीटर क्यूब में होती है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे 50 को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो HCl के मोल्स आ गए, ऊपर आयरन के मोल्स आ गए। और कह रहा है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है वो निकालो। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। वो कैसे डिसाइड करोगे? देखो, एज पर दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl के साथ। मतलब जब भी 1 मोल ऑफ आयरन होगा तो उसके लिए 2 मोल ऑफ HCl चाहिए रिएक्ट करवाने के लिए। अभी आयरन के आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.0375 मोल। तो HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.0375 मोल? अगर ये मैं निकालूं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.075 मोल्स। मतलब इफ यू वांट टू कंप्लीटली रिएक्ट 0.0375 मोल ऑफ आयरन, यू नीड 0.075 मोल ऑफ HCl। लेकिन क्या आपके पास HCl के इतने मोल्स हैं या आपको रिक्वायर्ड मोल्स हैं HCl के? लेकिन HCl आपके पास सिर्फ कितना गिवन है? 0.005। मतलब HCl तो बहुत कम है तुम्हारे पास, तुम्हें चाहिए बहुत ज्यादा। और जब भी रिक्वायर्ड ग्रेटर देन गिवन होता है तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग में होता है। तो HCl लिमिटिंग में, आयरन एक्सेस में। तो मैं एक्सेस से कभी भी प्रोडक्ट नहीं निकालता, लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालता। सही है। तो इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट मत लगाना लिमिटिंग और एक्सेस में कि जिसके ज्यादा है उससे निकालेंगे या जिसके कम है उससे निकालेंगे। आपने स्टोइचियोमेट्री कंसीडर करनी है पहले कि 1:2 का रेशियो है। मतलब अगर आयरन का 0.0375 मोल है तो HCl का उसका डबल चाहिए 0.075। लेकिन HCl का 0.075 तुम्हें गिवन नहीं है ना, तुम्हें चाहिए इतना 0.075, लेकिन तुम्हारे पास है कितना? सिर्फ 0.005।
तो HCl लिमिटिंग में ये डिसाइड हो गया, तो मैं HCl से निकालूंगा कि हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस्ड होगा। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा देखूं, अब मुझे ये तो पता है ना कि मुझे HCl से निकालना है हाइड्रोजन का वॉल्यूम, तो मैं आयरन को यूज नहीं करूंगा। अब एज पर दिस इक्वेशन HCl के 2 मोल से आयरन का 1 मोल बन रहा है, 1 मोल ऑफ सॉरी HCl के 2 मोल से हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का वॉल्यूम मांग रहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। HCl का कितना मोल आपके पास अवेलेबल है, 0.005, तो 0.005 मोल ऑफ HCl से हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बनेगा, ये निकालना है बस तुम्हें। x इंटू 2 0.005 इंटू 24, x would be 0.005 into 24 divided by 2. This is 0.06 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में, अब इसने ना आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मांगा हुआ है, तो मेरा 0.06 डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर क्यूब। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग से निकालते हैं लिमिटिंग से निकालते हैं, लिमिटिंग से। ये क्वेश्चन मैं फिर कराता हूँ, चलो। स्टोइचियोमेट्री के बाद जो, नहीं देखो कम वाला इस तरह से हम याद नहीं रखेंगे। देखो मैं तुम्हें, मुझे ना उसने जो रिएक्शन दिया हुआ है वो Fe प्लस 2 मोल ऑफ HCl, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस, ये दिया हुआ है। आयरन के जो मेरे पास मोल्स अवेलेबल है ना फॉर रिएक्शन, जो अवेलेबल है मेरे पास, वो आ रहे थे 0.0375, और HCl के जो मेरे पास मोल्स अवेलेबल है वो है 0.005 मोल। और वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताओ। तो मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आयरन के मोल से निकालूं या HCl के मोल से निकालूं, क्योंकि रिएक्टेंट दो है, दोनों का अमाउंट गिवन है। किसी एक का अमाउंट गिवन होता तो मैं बोलता कि हाँ भाई उसी से निकाल लो, क्योंकि गिवन ही एक ही है, यहाँ पे तो दोनों गिवन है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे काम ये बढ़ गया है कि आपने पहले ये पता लगाना है कि कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म होगा वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड दैट रिएक्टेंट डिसाइड्स हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। तो अगर हम दोनों रिएक्टेंट्स को देखें तो दोनों रिएक्टेंट्स की जो आपस में रिलेशनशिप है, 1 मोल ऑफ आयरन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ HCl। अगर आपके पास आयरन का 1 मोल है तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए 2 मोल ऑफ HCl आपको चाहिए चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दोनों का अमाउंट गिवन है, इनमें से कोई एक ले लो। जैसे आयरन है तो 0.0375 मोल अगर मेरे पास आयरन है तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल्स ऑफ HCl चाहिए होंगे, पहले हमने वो निकाल के देखना है। जब हमने वो निकाला तो वो आ रहा था 0.075 मोल्स। मतलब in order to completely react 0.0375 mole of iron you need 0.075 mole of HCl। क्या तुम्हारे पास इतना HCl पड़ा हुआ है? तुमने कबर्ड खोला अपना और कबर्ड में तुम्हारे पास जो HCl है वो सिर्फ 0.005 है। अगर तुम्हारे पास जो HCl गिवन है वो 0.005 गिवन है, तो तुम्हें कम पड़ जाएगा HCl। तुम्हें चाहिए 0.075, तुम मांग रहे हो 0.075, लेकिन मैं तुम्हें दे ही नहीं पा रहा 0.075, मेरे पास ये 0.005 पड़ा हुआ है। तो HCl पहले खत्म हो जाएगा आयरन से पहले। और जो चीज पहले खत्म हो रही है, HCl यहाँ पे पहले खत्म हो रहा है,
इट मीन्स कि HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आयरन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाएगा। तो जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट जो है हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालते हैं, एक्सेस से नहीं निकालते हैं। तो मैं आयरन को यूज नहीं करूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए, मैं हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए HCl को यूज करूंगा। HCl का मोल्स मुझे पता है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। HCl के 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल ऑफ HCl से एज पर इक्वेशन हाइड्रोजन का 1 मोल बनता है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब। HCl के कितने मोल गिवन है? 0.005। तो 0.005 मोल HCl जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, उससे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस्ड होगा? तो ये आ रहा था 0.06 डेसीमीटर क्यूब। आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मांगा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है फाइनल। अब अगर लिमिटिंग और रिएक्टेंट किसी ने पहले कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है ना, तो गूगल क्लासरूम पे जाना और गूगल क्लासरूम में जाना मोल्स के चैप्टर में, मोल्स स्टोइचियोमेट्री में, और लिमिटिंग और एक्सेस के नाम से एक वीडियो डली हुई है वहां पे, वो देख लेना। शायद लिमिटिंग और एक्सेस के नाम से ये वो, अगर लिमिटिंग और एक्सेस के नाम से नहीं है ना, थोड़ा सा आगे पीछे देखना पड़ेगा, मैं देख के बता देता हूँ। हाँ, HCl का अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन से कम होता, मतलब HCl ज्यादा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, इट मीन्स के आपने फिर आयरन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो आयरन से निकालते। इसमें क्लास वर्क पे जाओ और क्या मोल्स के वीडियो लेक्चर्स में जाओ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 5th वाली वीडियो देख रही है, लिमिटिंग एंड एक्सेस। ये 49 मिनट्स का लेक्चर है, इसको देख लेना, तुम्हें लिमिटिंग और एक्सेस क्लियर हो जाएगा। सही है। अली क्लास तो चलेगी अभी नमाज तक बेटा, ईद की क्या मसला है? अभी 1 बजे जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर एंड एटमोसफेयर। ठीक है, एयर एंड एटमोसफेयर के साथ फ्यूल्स पढ़ना है। जिसको एयर एंड एटमोसफेयर और फ्यूल्स पढ़ना है तो वो 1 बजे पे ज्वाइन कर लेना। अभी ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो हम मतलब ये पेपर खत्म हो जाएगा तो अली क्लास एंड करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, खाना पीना कुछ, एयर एंड एटमोसफेयर हम पढ़ेंगे, फिर 1 बजे या 1:15 क्लास स्टार्ट करेंगे। सुबह है 11 बजे। अच्छा, अगर तुम लोगों को ये लिमिटिंग एंड एक्सेस की वीडियो देखनी है तो मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता हूँ, 1:30 स्टार्ट कर लेंगे क्लास। तुम इतने लिमिटिंग और एक्सेस की जिसने देखनी है देख लेना, जिसने सॉल्ट प्रिपरेशन की वीडियोस देखनी है वो सॉल्ट प्रिपरेशन की देख लेना। एयर एंड एटमोसफेयर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड किया हुआ है, अगर कोई वहां से पढ़ सकता है तो वहां से भी पढ़ ले, कोई मसला नहीं, क्योंकि कह रहे हो कि पढ़ना है दोबारा लाइव, तो मैं पढ़ा दूंगा। कार्बन साइकिल, एयर एंड एटमोसफेयर में हमारे पास कार्बन साइकिल कुछ भी नहीं है, बचपन से पढ़ते आए हो कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सिंपल टर्म्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? कि प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड releases oxygen gas to produce its own food ना। तो वो जो फूड प्रोड्यूस, वो फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है। हमारे पास जो केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसमें इक्वेशन भी लिखी हुई है उसकी फोटोसिंथेसिस की, और साथ में लिख देना अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस दैट्स इट। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। कार्बन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है 2 बॉन्ड बनाने के लिए, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 एज अ लोन पेयर आ जाएंगे।
पार्ट सी में कह रहा है many scientists think that burning of hydrocarbons such as octane contributes to climate change. Write an equation for the complete combustion of octane. Octane है C8H18 दिया हुआ है उसका फॉर्मूला. ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करोगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसको बैलेंस करोगे तो देखो 8 कार्बन एटम है, इट विल बिकम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन के जितने एटम्स होते हैं उसको हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बना देते हैं, तो 18 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 9. राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 * 16, 9 * 1 = 9, तो 16 + 9 = 25. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन को O2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 बन जाए 25/2. ये फिक्स्ड है, बैलेंसिंग करना है, इसकी सिखाई भी है बहुत बार, ऐसे बैलेंस करनी होती है. Why do some scientists think that burning of hydrocarbon contributes to climate change? तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर कंप्लीट कंबशन है तो भी, जो कि ग्रीन हाउस गैस है. और ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारे पास क्या कराती है, ग्लोबल वार्मिंग. सही है. एयर एंड एटमॉस्फेयर में अभी पढ़ लेंगे, आधा घंटा लगेगा एयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ने में बस. In the oceans, carbon dioxide react with carbonate ions in seawater to form hydrogen carbonate ions. Microscopic plants remove carbon dioxide from the surface of the water to the oceans. What effect does this have on the reaction above? अगर जो माइक्रोस्कोपिक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें वो कह रहा है कि क्या रिमूव करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होगी तो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है. डिक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस concentration of reactants, hence position of equilibrium shifts towards left hand side. रिएक्टेंट कम हुआ है तो वो पीछे आ जाएगा इक्विलिब्रियम. अब आप इतना भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि जो रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो. अब ये इसने पूछा था व्हाट इफेक्ट दैट इज हैव ऑन द रिएक्शन अबव. आप ये भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन प्रोडक्ट कम हो जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि कार्बोनेट आयन विल इंक्रीज और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन विल डिक्रीज. लेकिन जो ऊपर लिखा है वो 2 मार्क्स के लिए इतना भी काफी है. नेम अ कार्बोनेट कंपाउंड व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर. तो देखो हमने अभी, मैंने तुम्हें जो फाइल कंपाइल करके भेजी है ना, उसमें ये भी बताया हुआ है कि कौन से कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं. तो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स. ग्रुप 1 का मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, Na2CO3. तुम चाहो तो नाम भी लिख सकते हो उसका, सोडियम कार्बोनेट. और जितने भी अमोनियम कार्बोनेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट इज NH42CO3. कुछ भी लिख दो, सोडियम कार्बोनेट लिख दो, पोटेशियम कार्बोनेट लिख दो, अमोनियम कार्बोनेट, दे ऑल आर सॉल्युबल. यस, अमोनियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल होता है. ई में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन. डिस्क्राइब दिस प्रोसेस एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द एनवायरनमेंट. फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन अगेन एयर एंड एटमॉस्फेयर में है, तो वो भी मैं अभी एयर एंड एटमॉस्फेयर में पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन में क्या होता है. बेसिकली हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करवाते हैं, और उसको रिमूव कैसे करवाते हैं, हम उसको ना फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाती है टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड, CaSO या कैल्शियम सल्फेट बना लो. चलो कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं. बेसिकली ये CaSO3 बनाता है, कैल्शियम सल्फाइड लिखो तो ज्यादा बेटर है. But that's how we remove sulfur dioxide gas from flue gas desulfurization plant. इससे ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज
अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देंगे, वो एसिडिक ऑक्साइड है, कॉजेस एसिड रेन। और एसिड रेन क्या करती है, अफेक्ट्स या increases, sorry, decreases pH of a soil, decreases pH of agricultural soil. डीसल्फराइजेशन में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को देखो, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड को, इसके नाम में डीसल्फराइजेशन है ना, सल्फर को रिमूव करना। डीसल्फर, डी मतलब रिमूव करना, सल्फर इसके नाम में सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ही होती है ये। क्लियर? नहीं, डीसल्फराइजेशन है, नाम में ही सल्फर है बेटा, नाम में ही सल्फर है, समझो ना बात को। सही है, अभी यहाँ पे रोकते हैं क्लास को। इस पेपर में एक क्वेश्चन और होगा, वो देख लेना आसान से। बाकी आपका क्या कहते हैं, 1 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एयर एंड एटमॉस्फेयर की क्लास और फ्यूल्स की क्लास। अगर जिसको पॉलीमराइजेशन पढ़ना है तो फिर आप 1 से 2 हम एयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, 2 से 3 पॉलीमराइजेशन पढ़ लेंगे, भाई वेट करना तो पड़ेगा। अब बाकी जिनके जो क्वेश्चंस है ना, वो फिर 3 बजे के बाद पूछ रहे होगे। सो जाओ, 3 बजे उठ जाना। इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ना है? अरे लड़कों क्या कर रहे हो।